सर सबसे पहले तो आपसे शुरुआत तो उस पे बात करना चाह रहा था कि बाजार जिस तरीके का दिख रहा है, कुछ चीजें अब थोड़ी सी प्रॉमिसिंग, कुछ ग्रीन शूट्स, कुछ उम्मीदें बड़े लेवल पे एक ट्रेंड दिखता बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस ढंग से 3-4 चीजें इंपॉर्टेंटली चेंज हुई है। सबसे पहले हम कच्चे तेल की बात करें तो जो कंसर्न्स बना हुआ था कच्चे तेल में पिछले 1.5-2 महीने में, वो कुछ हद तक रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट 2 दिन पहले जो रिसेशन की अटकलें लगाई जा रही थी, जिसके अंदर इंडिया को मतलब जीरो प्रोबेबिलिटी है, वहां से भी हम डोमेस्टिक मार्केट पे एक अच्छा खासा उछाल देख पा रहे हैं कि एक सेंटीमेंट बूस्ट हुआ है, जिसको आज मार्केट भी सलाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ग्लोबल टेंशन है वो कहीं ना कहीं बना हुआ जरूर है, बट मार्केट उसको डिस्काउंट करके उसके बियॉन्ड जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली अगर ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इंडियन मार्केट की दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि अगर कच्चा तेल और इन्फ्लेशन भी एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट काफी कंट्रोल्ड है हमारे यहाँ पे, तो उसका इम्पैक्ट हम मार्केट पे देख रहे हैं। रुपए में मजबूती काफी अच्छी लौटते हुए दिखाई दी पिछले 2-3 दिनों में, आरबीआई के एक्शंस के बाद या फेड की मीट के बाद। तो ये सारे फैक्टर्स है जो इंडियन मार्केट को अभी भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, ठीक है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि कहीं अच्छे अच्छे संकेत दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं अजय सर। अजय सर केडिया एडवाइजरी से आते हैं और बढ़िया तरीके से इनकी फर्म और ये खुद बाजार पे, खासकर कमोडिटीज के बाजार पे बढ़िया तरीके से नजर रखते हैं और हमारे लिए एक बढ़िया लेसन हर हफ्ते लेकर के आते हैं। हफ्ते में इनफैक्ट 2 दिन लेकर के आते हैं, सोमवार शुक्रवार। अजय सर, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे फेड इंटरेस्ट रेट, बिकॉज ज्यादा करके हम देखते हैं कि जब भी फेड की इंटरेस्ट रेट मीट होती है, मिनट्स होते हैं, तुरंत मार्केट में एक हम बोल सकते हैं चार्ज मच जाता है कि आगे क्या होने वाला है। इनफैक्ट ऐतिहासिक स्टेप्स हमने ना फेड से आते हुए देखा। हमने देखा रिसेंटली फिर से 2 दिन पहले फेड ने 0.75 का रेट हाइक किया है। हमने रिसेंटली देखा है कि फेड ने ये भी बताया कि जो इंडिकेटर है स्पेंडिंग के, प्रोडक्शन है, यहाँ पे थोड़ा बहुत कमी आई है, लेकिन जॉब डेटा अभी भी थोड़ा बहुत इंप्रूव कर रहा है। उसके बावजूद इंटरेस्ट रेट हाइक हो रही है इकोनॉमी को संभालने की, क्योंकि सीपीआई यूएस के जो इन्फ्लेशन है वो 9.1 पे पहुंच गया था जून महीने में, जो अब तक मतलब 40 साल के हाई पे पहुंच चुका है, जो इकोनॉमी को अब पिंच करने लग चुका है। तो इसके चलते नो डाउट गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स भी लिए हैं, इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, साथ में क्रूड के जो रिजर्व्स है उनके पास वो भी ऑफलोड किया है, ताकि इन्फ्लेशन काबू में आ सके, इकोनॉमी काबू में आ सके। हायर इन्फ्लेशन की वजह से हमने देखा कि काफी बड़ा चैलेंज प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए बन चुका है। हमने पिछले महीने प्रेसिडेंट को मिडिल ईस्ट मीट पे भी जाते हुए देखा, ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके क्रूड ऑयल का, जिसकी वजह से प्राइसेस में रिलीफ मिले, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बट डिस्पाइट इट हम बोल सकते हैं कि डब्ल्यूटीआई अभी भी 97 के करीब है, ब्रेंट 102 के करीब है, कंसोलिडेट कर रहा है, जिसका असर आगे जाकर होना है। यूएस के इंटरेस्ट रेट हाइक के साथ साथ हमने बैंक ऑफ कनाडा, ईसीबी, बाकी बैंकों में भी रेट हाइक होते हुए देखा है। और कहीं ना कहीं अभी बताया जा रहा है कि जो रिसेशन का फियर है वो अब धीरे धीरे मंडराने लग गया है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो यूएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ दिख रही है वो कमी आते हुए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से एक रिसेशन का खतरा बन रहा है। इस खतरे को दूर करने के लिए फेड ने कंटिन्यू रेट हाइक करना चालू कर चुका है। 2022 के अंदर ये ग्राफ देखते हैं आप, तो वन साइडेड हमने देखा है कि स्टेपिंग किया गया है और अब 2.25 के करीब के रेट हाइक कर दिया गया है। अगर हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो ये रेट हाइक हम मतलब इतना एग्रेसिव रहा है, जो आप देख सकते हैं इसके अंदर 2005 के बाद कभी भी इतना बड़ा हमने चेंजेस आते हुए नहीं देखा है। इन्फ्लेशन कंसर्न जैसे हम बताए जा रहे हैं कि 40 साल के हाई पे, इससे पहले भी हमने देखा था कि सीपीआई में जो चेंजेस हुआ था 2005 वाला जो सिचुएशन है, उससे ज्यादा बड़ा सिचुएशन हम देख सकते हैं कि खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है इन्फ्लेशन, और मेजरली जो है वो कच्चे तेल की वजह से ये इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादा करके हम ये मानते हैं जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, सभी पे इम्पैक्ट पड़ता है, इक्विटी मार्केट पे भी पड़ता है। तो आपके लिए मैंने ये 2 ग्राफ लेके आया हूँ, जहाँ पे अब प्री फेड इंटरेस्ट रेट के हाइक के पहले क्या सीन था और बाद में क्या सीन था। तो ज्यादा करके माना जाता है कि जैसे रेट हाइक होती है तो हम इक्विटी मार्केट में और कमोडिटी मार्केट में गिरावट देखते हैं, बट इस बार उसके विपरीत हुआ है। आप देख सकते हैं इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट के अंदर यहाँ पे हम एक गिरावट देख रहे थे, बट जैसे इंटरेस्ट रेट हाइक की न्यूज आई उसके बाद सोना 1770, चांदी $20 के करीब, इक्विटी मार्केट में जबरदस्त तेजी, डॉलर इंडेक्स में गिरावट आना चालू हो चुका है, ईरो, जीबीपी, जेपीवाई सब में तेजी। इसका कारण था कि मार्केट ऑलरेडी इस चीज को डिस्काउंट कर रखा है। जनरली हम लोग कोरिलेशन की बात करें तो इक्विटी कमोडिटी ये इन्वर्सली कोरिलेट करता है।
और करेंसी डायरेक्टली कोरिलेट करता है। तो हमने देखा क्या कि जैसे ही फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक दिया था जो मार्केट के इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन था, जिसके बाद इक्विटी और कमोडिटी में काफी बड़ा जंप आया था, क्योंकि अब ये मानना है कि फेड के पास और कोई बड़ा रास्ता नहीं रहा है इससे ज्यादा रेट हाइक करने के लिए, क्योंकि इससे ज्यादा अगर रेट हाइक होती है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी रिसेशन में जाने का खतरा रहता है। तो सबसे पहले हमने आज के सेशन में देखा कि कंटिन्यूअस रेट हाइक फेड की तरफ से किया जा रहा है, जिसके बाद जो इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन, सीपीआई के डेटा, जॉब डेटा, यहाँ पे अभी भी रिसेशन के खतरे बने हुए हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए डेटा पे तो रिसेशन में यूएस जा रहा है, जबकि इंडिया को इसका बेनिफिट मिल रहा है। एज ऑफ नाउ कोई रिसेशन का कंसर्न नहीं है। एंड फाइनली हमने देखा कि डिफरेंट एसेट क्लास कैसे रिएक्ट करते हैं, जहां पे हम जनरली देखते हैं इक्विटी और कमोडिटी नेगेटिवली रिफ्लेक्ट करते हैं जब भी रेट हाइक होती है, बट इस बार मार्केट इस चीज को डिस्काउंट कर चुका था ऑलरेडी, जिसकी वजह से हमने कल और आज में इक्विटी और कमोडिटी में जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी, क्योंकि फेड के पास अब एक लिमिटेड रिसोर्स रह चुका है कि फर्दर रेट हाइक नहीं कर पाएगा, जिसके चलते आने वाले टाइम में वापस कमोडिटी और इक्विटी के अंदर एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट है वो इक्विटी पे और कमोडिटी पे डेफिनेटली पड़ता हुआ दिखता है। जी ठीक है, तो ये एक बड़ी खबर थी। बड़ी खबर के एनालिसिस को हमें समझना था कि किस तरीके से फेड रेट हाइक, ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, ये इंटरेस्ट रेट्स कैसे काम करते हैं, क्योंकि सुनने में हेडलाइंस में तो हमें मिल जाता है, उसका असर भी समझना ज्यादा जरूरी है कि बाजार पे असर कैसे होगा, क्या क्या चीजों पे असर होता है, कैसा होता है, अच्छा बुरा, वो सारी चीजें, और वो आज हमें अजय जी ने बड़े तरीके से सिखा दिया। जी अजय सर कुछ और ऐड कर रहे थे? बिल्कुल, इसका ज्यादा करके हम देखते हैं कि रेट हाइक आज डेट में मार्केट जो प्रीवियसली हम लोग डेटा पॉइंट को रीड करते थे उससे थोड़ा अलग हो चुका है, क्योंकि मार्केट आजकल सेंटिमेंट्स पे ज्यादा ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही एक उदाहरण था कि आज हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट हाइक होने के बावजूद हमने देखा कि इक्विटी मार्केट पॉजिटिवली कोरिलेट किया, बट अभी भी रशिया और रशिया और जर्मनी के बीच में जो गैस कंसर्न बना है, इसके ऊपर मंडे में पूरा अपडेट वापस लेके आऊंगा, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट होना है, क्योंकि रशिया और जर्मनी के बीच में जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है उस पे आज के डेट में 80% सप्लाई कम हो चुका है, और इसका इम्पैक्ट अगले 4-6 महीने में पूरे ग्लोबल मार्केट में पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस वक्त भी $8 के करीब नेचुरल गैस के प्राइसेस है यूएस के अंदर, और उम्मीद जताई जा रही है अगर रशिया ने ये पाइपलाइन से सप्लाई कम कर देता है या कट ऑफ कर देता है तो नेचुरल गैस में जबरदस्त तेजी आ जाएगी, जिसकी वजह से कच्चे तेल को और बूस्ट मिलेगा, क्योंकि एज ए अल्टरनेट वी हैव क्रूड ऑयल ओनली। तो आने वाले 2-3 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहने हैं एनर्जी साइड से, उस पर नजर रखना चाहिए। जी, एनर्जी साइड पे ये आने वाले समय बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कारण एक जो पहले केडिया जी बता रहे हैं कि इस तरीके से रशिया से यूरोप को जो सप्लाई होती है वो कम हुई है, और अब आने वाला जो समय है, यानी जो मौसम आ रहा है, जो विंटर सीजन है, उस समय में यूरोप को और ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जबरदस्त ठंड पड़ती है और उस समय में एनर्जी की रिक्वायरमेंट, चाहे वो घरों को गर्म रखने के लिए या बहुत सारी और चीजों के लिए वो होती है, तो वो और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। भारत में जो आता है, इंपोर्ट आ रहा है, जो एनर्जी, जो हम क्रूड ऑयल और बाकी चीजें लेते हैं, रशिया से ले रहे हैं, वो बढ़ गया, 3 गुना हो गया सर पिछले कुछ समय के अंदर में। मैं कहीं देख रहा था, पढ़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया में भी इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं, बट हाँ एज ऑफ नाउ उतना ज्यादा कंसर्न इंडिया में नहीं है जितना यूएस और यूरोप में देख रहे हैं हम लोग। बट डेफिनेटली अगर ग्लोबल मार्केट में अगर अभी भी अगर हम देखें यूरोप की गैस के प्राइसेस काफी एलिवेटेड लेवल्स पे है, तो उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पड़ता हुआ दिखाई देगा। और ज्यादा करके कोई भी एनर्जी प्रोडक्ट होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करके चलते हैं, तो अगर गैस के प्राइसेस में जब आएगा तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट, हम चाहे क्रूड की बात करें, कोल की बात करें या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज की बात करें, सब पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। जी ठीक है, इंडिया पूरी तरीके से इंसुलेटेड तो नहीं है, लेकिन उल्टा कुछ चीजें वो वाली हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने रशिया के साथ में कह लीजिए एक तरीके से खड़े रहे हैं या न्यूट्रल जैसा अपना स्टांस रखा है, उसका फायदा रशिया से मिलता हुआ इंडिया को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से जो बाकी जगह चीजें खराब हुई, तो वहां पे हम दूसरी तरफ हमें कहीं ना कहीं उससे कुशन भी मिल गया।